तो आज हम बात करने वाले हैं ईडियम्स के बारे में। हर लैंग्वेज में कुछ मुहावरे होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में भी होते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं तथा हम ऑप्शन देखने के बाद अक्सर भटक जाते हैं कि आखिर इसका राइट मीनिंग क्या होगा, ये ईडियम हमसे कहना क्या चाहता है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और उन्हें समझते हैं कुछ हिंदी उदाहरणों के साथ, जिससे कि आपको उन्हें रटना ना पड़े और एग्जाम में कितने भी एग्जाम्पल क्यों ना हो फिर भी आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ईडियम हो जाएगा ब्रेक अ लेग। अब ब्रेक अ लेग को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आता है कि आखिर किसकी टांग तोड़नी है, आखिर इसका क्या मतलब है और ये हमसे कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि ब्रेक अ लेग ये ऐसे है जैसे हम किसी को वेस्ट विशेस विश करते हैं ना, कि वेस्ट ऑफ लक। कोई कुछ करने जा रहा होता है तो हम उसे कहते हैं वेस्ट ऑफ लक। ऐसे ये है ब्रेक अ लेग। जैसे हम हिंदी में किसी से कहते हैं कि स्टेज पर आग लगा देना, ये नहीं होता कि हम उससे कह रहे हैं कि सच में वहां जाकर केरोसिन डालना और तिल्ली लगाना और आग लगा देना, बल्कि हम उसे कह रहे होते हैं कि ऐसा परफॉर्मेंस देना कि उससे पब्लिक तालियां बजाने लगे, सीटियां बजाने लगे, आग लग जाए वहां पर। एक उदाहरण के तौर पर हम उसे कहते हैं कि आग लगा देना। ऐसे यहां पर होता है ब्रेक अ लेग, मतलब यहां किसी की टांग तोड़ने की बात नहीं हो रही होती है, बल्कि यहां पर होता है वेस्ट विशेस कि जो तुम करने जा रहे हो उसे बहुत अच्छे से करना। ब्रेक अ लेग जब हम किसी के लिए बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। दूसरा इडियम हो जाएगा अंडर द वेदर। अब अंडर द वेदर मतलब मौसम के नीचे आ जाना। आखिर ये कैसा है, इसका क्या मतलब है, तो इसे समझते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मौसम बदल रहा है, हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, या गर्मियों से ठंडी आने को होती हैं और ठंडों से गर्मियां आने को होती हैं, तो मौसम चेंज हो जाता है। और उस समय अगर हमें सर्दी जुकाम या कुछ भी हो जाता है तो बड़े बुजुर्ग भी कह देते हैं अरे इस पे मौसम का असर हो गया, मौसम बदल रहा था उसके कारण ये बीमार हो गया। तो इसी को कहते हैं अंडर द वेदर। इसको कहते हैं मौसम के बदलने से बीमार हो जाने को, अंडर द वेदर, जिसका मतलब हुआ है अनवेल होना, मतलब ठीक नहीं होना। अगला हमारा इडियम हो जाएगा कीप योर चिन अप। अब इसका क्या मतलब है कि अपनी चिन को ऊपर रखना, मतलब क्या हुआ इसका, तो इसे हम हिंदी में समझते हैं। इसे कहते हैं कठिन परिस्थिति में भी प्रसन्न रहना। मतलब कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, बुरा माहौल हो, आप पर अत्याचार क्यों ना हो रहे हो, बुरे से बुरा आपके साथ क्यों नहीं हो रहा हो, फिर भी आप प्रसन्न रहें, उसे ही कहते हैं कीप योर चिन अप। मतलब अपनी थोड़ी को हमेशा ऊपर रखना, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है प्रसन्न रहना। रिमेन चेयरफुल इन द डिफिकल्ट कंडीशंस, मतलब कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो उनमें हमेशा आप प्रसन्न रहेंगे, ये इसका मतलब है। कीप योर चिन अप जैसा इसमें लिख रहा है आपको उसी को फॉलो नहीं करना है, बस इसके भाव को समझना है। भाव को आप समझेंगे तो आप करेक्ट ईडियम का करेक्ट जो उत्तर है वो निकालने में सक्षम होंगे तथा एग्जाम में भी आप करेक्ट आंसर को बड़े आसान तरीके से ही चुन पाएंगे। रटो मत, उसे समझो कि आखिर उसका इशारा किस तरफ है, किस तरफ वो हमें भेज रहा है। जैसे हम कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इस बात का हिंदी का मुहावरा है जी। अब इसमें ना तो लाठी की बात होती है ना भैंस की बात होती है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है, बल्कि इस बात को कहकर हम किसी और तरफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे होते हैं, सामने वाले को समझाना चाह रहे होते हैं कि आखिर में इस बात को कहने के बाद तुम्हें किस चीज़ के लिए इशारा दे रहा हूँ। ऐसे ही इंग्लिश में होता है। हर भाषा में अपने मुहावरे इडियम्स होते हैं, तो उनका मतलब हम जब ही समझ सकते हैं जब उनके इशारों को हम समझ सकें कि आखिर ये किस तरफ हमें भेजना चाह रहे हैं, ना कि उनके शब्दों पर जाकर। अगर शब्दों पर जाएंगे तो हम जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसमें लाठी ढूंढने और भैंस ढूंढने हम निकल जाएंगे। लेकिन हम हिंदी में भी ऐसा नहीं करते और ऐसा ही हम इंग्लिश में भी नहीं करते। हमें एक एक ईडियम का मतलब समझना होता है कि आखिर वो हमें क्या कहना चाहता है। तो चलिए फिर अगले ईडियम की तरफ चलते हैं। टू बी लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक बॉल। आखिर इसका मतलब क्या होगा। टू बी लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक बॉल मतलब दीवार से बात करना, दीवारों में सर मारना। जो एक उदाहरण होता है, हम भी कहते हैं हिंदी में कि अरे ये कैसे दीवार से सर मार रहा है, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ समझाना जिसे समझाने को कुछ असर ही नहीं है। हम उससे कितना भी कुछ कह दें, सारी बातें उसके सिर के ऊपर से जा रही हैं, या फिर एक कान से सुन रहा है दूसरे कान से वो निकाल रहा है, मतलब उसे उन बातों का कुछ मतलब ही नहीं है। उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं टू बी लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक बॉल, मतलब दीवार में सर मारना या फिर दीवारों से बातें करना, दोनों का एक ही सेंस निकल कर आता है। द पर्सन इज नॉट लिसनिंग टू एनीथिंग यू आर सेइंग। जो भी आप बातें कह रहे हो वो सामने वाला इंसान नहीं सुन रहा है, उसके सर के ऊपर से जा रही हैं। उसी का ये एक ईडियम है, मतलब एक मुहावरा है। जैसे हम हिंदी में यूज करते हैं अरे कैसे दीवार में सर मार रहा है, अरे कैसे दीवारों से बातें कर रहा है, दोनों का सेंस एक ही निकल कर आता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे
टू बी लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक बॉल, जिसका मतलब वही हो जाएगा दीवालों से सर मारना। एक पर्सन जो आपकी बात नहीं सुन रहा है और आप उससे बोले जा रहे हो, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। अब अगले ईडियम की तरफ हम चलते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। अब यहाँ पर आया है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। अब इसका क्या मतलब है कि डायरेक्ट घोड़े के मुंह से, मतलब घोड़े के मुंह से कुछ आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस में हम लाठी भैंस की बात नहीं करते, ऐसे यहाँ हॉर्स भी एक केवल उदाहरण है। जैसे हम समझते हैं कोई भी बात हमें सुनने को मिली तो वो अफवाह भी हो सकती है, मानी एक पर्सन से दूसरे तक पहुंची, दूसरे से तीसरे तक पहुंची, तो ऐसे कई सोर्स में बातें बदल भी जाती हैं। लेकिन एक बात वो होती है जो किसी एक मेन शख्स के पास से आ रही होती है। जैसे मान लीजिए कि ये खबर मुझे डायरेक्ट बॉस से मिली है कि वो आज रोहन को निकाल देंगे, या ये खबर मुझे आज सीधे हेडक्वार्टर से मिली है कि आज ऐसा ऐसा होने वाला है, तो उसे ही कहते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। मतलब एक डायरेक्ट ऐसी सोर्स से ये जानकारी मुझे प्राप्त लगी है जो कि पूर्णतः सत्यता होने की गारंटी है, मतलब झूठ नहीं हो सकती, उसे ही कहते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। मतलब ऐसे शख्स से किसी जानकारी का पता लगना जो बिल्कुल मेन हो, उसी शख्स को उसके बारे में जानकारी हो जिससे कि वो झूठ नहीं हो सकती, उसी के लिए इसे का यूज किया जाता है। हियरिंग समथिंग फ्रॉम ए पर्सन हु हैज डायरेक्ट नॉलेज ऑफ समथिंग। एक ऐसे शख्स के पास से हमें कुछ पता लगना जिसके पास इसकी पूर्ण जानकारी हो। जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप किसी घोड़े के बारे में सोचने मत लग जाना। तो चलिए अब चलते हैं अगले इडियम की तरफ। कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट। अब इसका आप क्या मतलब समझेंगे? कीप वंस कार्ड, एक कार्ड है जो क्लोज टू वंस चेस्ट, दूसरे के चेस्ट के पास है। तो मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि एक कार्ड, जो हम कार्ड्स खेलते हैं उनमें चेस्ट के पास हम ऐसे करके कार्ड्स को रखते हैं। तो कब रखते हैं? जब हम दूसरों से उन्हें छुपा रहे होते हैं कि हमारे पास कौन सा कार्ड है, इक्की है, तुग्गी है, राजा है, रानी है, कौन है, जोकर है, किसी सामने वाले को ना पता लगे। तो इससे हमें सेंस मिल जाती है कि इसका जो मतलब है वो कुछ छुपाने से है, मतलब हाइडिंग समथिंग, किसी से कुछ छुपाना। कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट, मतलब एक दूसरे जने का जो कार्ड है वो दूसरे के चेस्ट के करीब है, मतलब छुपा हुआ है। जैसे कि हम गेम में ऐसे करके छुपाते हैं, वहाँ से इसका सेंस दिया गया है। केवल आपको इसे पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि हाँ, ऐसे करके कार्ड हम चेस्ट के पास छुपा कर कब रखते हैं, मतलब कुछ छुपाते हैं। तो इसका मतलब है हाइडिंग समथिंग। आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है। इसे पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप उधर 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 नहीं जाएंगे, डायरेक्ट जो कह रहा है उसको रिलेट करना रियल लाइफ से कि क्या कहना चाह रहा है कि कार्ड्स हैं चेस्ट के पास छुपे हुए हैं, मतलब हाइडिंग समथिंग, छुपाना। आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी इस ईडियम को पढ़ने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद, ये बातें सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि हाँ, जो कार्ड ऐसे करके हम रखते हैं खेलते हुए छुपाकर दूसरे के चेस्ट तक, तो हम छुपाते हैं कि हमारे पास कौन से कार्ड्स हैं, वही इसमें हो जाएगा कि हाइडिंग समथिंग, वही इसका मतलब है। तो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले ईडियम की तरफ। रीड बिटवीन द लाइन्स। आखिर इसका मतलब क्या है? मतलब लाइन्स के बीच में जो कुछ छुपा हुआ है उसे समझ जाना। बिल्कुल करेक्ट समझिए। जो अभी हम यहाँ कर रहे हैं, कुछ ईडियम्स को पढ़कर उनके छुपे हुए मतलब जान रहे हैं, वही इस ईडियम का मतलब है। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब छिपे हुए अर्थ को समझ जाना, वही इसका मतलब होता है। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब 2 लाइन्स हैं, उनके बीच में क्या है वो भी आपने पढ़ लिया, मतलब जो छिपी हुई बात थी वो भी आप जान गए। इसे ऐसे समझिए, रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब आपने कैसे किया, लाइन्स के बीच में जो छुपा हुआ रहस्य था आप वो भी जान गए। जैसे अभी हम यहाँ पर ईडियम्स को पढ़ने के बाद उनके छिपे हुए रहस्य जान रहे हैं, वही सेम प्रोसेस इसमें है। मतलब रीड बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स, मतलब उनके छुपे हुए बातों को जान लेना। तो आप ये पढ़ने के बाद बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आज के बाद। तब आप में ये एक पावर टाइप हो गई कि आपने लाइन के बीच की चीज़ को जान लिया, अर्थ को समझ लिया। तो ऐसा आप समझ सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको एग्जाम में इसे पढ़ने के बाद। और अब चलते हैं हम अगले ईडियम की तरफ। अगला है हमारा फिश आउट ऑफ वाटर। अब आप इसे पढ़ने के बाद बिल्कुल बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब मछली जल की रानी है, जल के अंदर वो बहुत अच्छे से जीवित रहती है, लेकिन बाहर आएगी तो क्या होगा, या तो वो मर जाएगी, कष्टप्रद स्थिति होगी, मतलब बहुत ही कठिनाई भरा वक्त। फिश आउट ऑफ वाटर, तो आप इसे समझिए, इसके एक लाइन से ही आप इसका अर्थ बिल्कुल निकाल लेंगे कि ऐसी स्थिति जो कि बहुत ही गंभीर, कठिन, बहुत बेकार स्थिति है, उसे कहते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस मतलब कंफर्ट जोन में से बाहर निकल आना, ऐसी स्थिति जो अनकंफर्टेबल है।
ये हो जाएगा फिश आउट ऑफ वाटर, पानी के अंदर उसका कंफर्ट जोन है, बाहर आएगी मर जाएगी, मतलब बहुत ही बेकार स्थितियाँ। तो आप समझ सकते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। जैसे कहते हैं ना, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, ये हिंदी की कहावत है, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो ये एक स्थिति होती है जिसका हम वेट कर रहे होते हैं। और ये भी एक स्थिति है कि मछली जल के बाहर है, मतलब बहुत कठिन मार देने वाली स्थितियाँ, कष्टप्रद स्थिति। तो इसकी फर्स्ट लाइन से ही हमें इसका मतलब समझ में आ जाता है फिश आउट ऑफ वाटर, कि मछली अब जल के बाहर है, मतलब बहुत कष्टप्रद स्थिति में है। अगला हमारा हो जाएगा ईचिंग पाम, मतलब रिश्वत लेने की आदत होना। ये तो हम हिंदी में भी जानते हैं कि हाथ में जब खुजली हो रही होती है तो पैसा या तो आने का होता है और पैसा उन्हीं के पास आता होता है जो रिश्वत ले रहे होते हैं। तो ईचिंग पाम जो है उसका मतलब होता है रिश्वत लेने की आदत होना। मतलब इसे तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे हाथ में खुजली कब होती है, जब पैसा आ रहा होता है। पैसा मोस्टली उन्हीं के पास आ रहा होता है और रिश्वत ले रहे होते हैं। तो ईचिंग पाम का हो जाता है हमारा रिश्वत लेने की आदत होना। हमारा दूसरा इडियम हो जाएगा एन ओल्ड फ्लेम, मतलब पुराना प्यार। अब यहाँ पर एन ओल्ड फ्लेम है, पुरानी कोई दहकती हुई चिंगारी नहीं है, मतलब पुराना प्यार। अब प्यार भी पुराना है तो वो एक चहकती हुई चिंगारी होती है मान लीजिए, क्योंकि जब प्यार होता है किसी के दिल में तो एक वो ज्वाला की तरह प्रज्वलित होता है। उसी ज्वाला की जो ऊर्जा होती है वही प्यार को हमारे बढ़ाती है और आगे तक चलाती है। तो यहाँ पर कहा है एन ओल्ड फ्लेम, मतलब एक पुराना प्यार, एक वो रिलेशनशिप जो किसी व्यक्ति के साथ पुराने समय में रहा होता है, उसी को कहते हैं एन ओल्ड फ्लेम। ए पर्सन वन हैज़ रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट, एक व्यक्ति जिसके भूतकाल में एक रिलेशनशिप रहा होता है किसी भी व्यक्ति के साथ, उसी को पुराना प्यार मतलब एन ओल्ड फ्लेम कहते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अगले ईडियम की तरफ। ये बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाला है, क्रोकोडाइल टीयर्स। आखिर क्रोकोडाइल टीयर्स क्या होते हैं? मतलब हिंदी में हम इसे कहते हैं घड़ियाली आंसू और इंग्लिश में हम कहते हैं इसे मगरमच्छ के आंसू। तो आप दोनों को समझिए, घड़ियाली आंसू कौन बहाता है, मगरमच्छी आंसू कौन बहाता है, क्रोकोडाइल टीयर्स क्या होते हैं। इस वाले इडियम में तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा ये हिंदी में है वैसा ही लगभग इंग्लिश में भी सेम ही है। तो इसको आप पढ़ने के बाद समझ जाएंगे कि घड़ियाली आंसू, मगरमच्छी आंसू या क्रोकोडाइल टीयर्स तीनों एक ही चीज़ ही है। आपको ऑप्शन नीचे मिल ही जाएगा। ए फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, एक झूठा दुख जो दिखा रहा होता है, झूठे आंसू जो बहा रहा होता है। तो आप तो इसे देखते ही किसी भी एग्जाम में बिल्कुल करेक्ट आंसर ही लगाने वाले हो। तो चलिए फिर चलते हैं अगले इडियम की तरफ। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, सी पिंक एलिफेंट्स। अब भाई आपने गुलाबी जो हाथी हैं वो किसने देखे हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या यही होगा सी पिंक एलिफेंट्स? अब गर्ल्स को ज़्यादातर पिंक पसंद होता है, उनका मोबाइल, उनका बैग, उनके कपड़े, हर चीज़ उन्हें चाहिए पिंक। तो क्या यहाँ पर हाथी भी पिंक होने वाले हैं? तो नहीं। यहाँ जो सी पिंक एलिफेंट है ये उस आदमी की स्थिति को दर्शाता है जो बहुत ज़्यादा नशे में है। उसे हम कहते हैं ना, अरे इसे तो हाथी भी गुलाबी दिखाई दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नशे करने वाला व्यक्ति, उसे नशे के कारण कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा होता है। तो उस जगह हम इस ईडियम यानी मुहावरे का यूज़ करते हैं। जैसे हम हिंदी मुहावरों में यूज़ करते हैं, अरे इसे तो सब हरा हरा दिख रहा है। अब वहाँ हरा हरा रियल में नहीं दिख रहा होता है, ये उसके लिए होती हैं जो ऐसे मान लीजिए पैसे ना हो और वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की बात कर रहा हो, तो हम उसके लिए उदाहरण दे देते हैं कि अरे इसे तो सब हरा हरा दिख रहा है, मतलब इसे बहुत ज़्यादा पैसे दिख रहे हैं, यानी क्या बहुत खर्चे करने की बात कर रहा है। ऐसे यहाँ पर सी पिंक एलिफेंट्स, मतलब यहाँ गुलाबी हाथी नहीं दिख रहे हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो बहुत ज़्यादा नशे में है और उसे हर चीज़ उल्टी दिखाई दे रही है, एक के दो दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए हम सी पिंक एलिफेंट का यूज़ करते हैं ईडियम का। अगला हमारा ईडियम हो जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। आखिर अब इसका मतलब कैसे बहुत सरलतम तरीके से समझ सकते हैं उस बारे में बात कर लेते हैं। कार्ट को आप समझते हैं जैसे मान लीजिए तांगा, बिफोर द हॉर्स मतलब घोड़े के आगे रख दिया है। आपने तांगे को देखा होगा रियल में, अभी आपको पिक्स होगी जिसमें तांगा पीछे होता है, घोड़ा आगे होता है। लेकिन इस वाले जो मुहावरा है इसमें बात कही गई है कि तांगे, घोड़े के आगे तांगा रख दिया है, मतलब कार्य को उल्टे तरीके से करना। इसका मतलब आप समझ गए, किसी कार्य को उल्टे तरीके से करना। आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा टू डू थिंग रॉन्गली, मतलब गलत तरीके से चीज़ों को प्रारंभ करना या उल्टे तरीके से उन्हें करना। क्योंकि पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब तांगा घोड़े के आगे रख दिया है। अब घोड़ा भागेगा कैसे, मतलब उल्टा ही काम किया है आपने। मान लीजिए आप बाइक पर बैठे
और चलाने का मुंह होना चाहिए आपके सामने, और आप उससे पीट करके बैठ गए और कह रहे हैं अरे अब जी गाड़ी चलेगी कैसे। सामने वाला डायरेक्ट कहेगा पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, क्या अरे तो आप उल्टे ही काम कर रहे हो। मतलब गाड़ी बाइक चलाने के लिए बैठते इधर मुंह करके हैं और आप इस पर उल्टे बैठ गए और फिर कह रहे हो कि स्टार्ट कैसे होगी, चलेगी कैसे। तो यही मुहावरा हम इंग्लिश में ऐसे कहते हैं कि पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब कार्ट के लिए घोड़े के आगे रख दिया है, उल्टे कार्य कर रहे हो बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आए और वो बाइक पर उल्टा ही बैठ जाए। तो चलिए इसे भी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले इडियम की तरफ। एड फ्यूल टू फायर, मतलब आग में घी डालना। अब यहाँ पर फ्यूल और घी, आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इंग्लिश में कहते हैं हम एड फ्यूल टू फायर, हिंदी में हमारी कहावत है आग में घी डालना। दोनों का मतलब एक ही है कि किसी भी स्थिति को और ज़्यादा खराब कर देना। मतलब कहीं लड़ाई हो रही है दो शख्स में, आप पहुँचे, आपने वहाँ पर 10 जनों में करा दी। मतलब स्थितियाँ सही करने के बजाय उन्हें और बिगाड़ दिया। किसी ने आपको बुलाया कि ये शायद हम दोनों में समझौता करा देंगे, लेकिन आपने पहुँचकर वहाँ पर और ज़्यादा लड़ाई करा दी। तो जो फोर्थ पर्सन होगा वो कहेगा अरे इन व्यक्ति ने तो आकर आग में और घी डाल दिया सुलझाने के बजाय। तो ऐसे इंग्लिश में कहते हैं हम एड फ्यूल टू फायर, मतलब आग में और घी डाल देना। एग्जाम में नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टू मेक ए मैटर वर्स, मतलब किसी भी मैटर को और ज़्यादा खराब कर देना, वही होता है एड फ्यूल टू फायर। तो चलिए अगले इडियम की तरफ हम चलते हैं। वेल द कैट। वेल द कैट, इसे पढ़ने के बाद आपको क्या लगेगा कि कैट को घंटी, ये क्या है, इसका क्या मतलब है। तो इसके लिए आप समझिए, एक स्टोरी है बहुत पुरानी वाली जिसमें कुछ चूहे होते हैं। अब चूहे कहते हैं कि बिल्ली आती है, खाकर चली जाती है हमें और हमें मार देती है। ऐसा कुछ किया जाए कि हमें पता लग जाए कि बिल्ली कब कब आने वाली है। तो उनमें एक चूहा होता है, वो उन्हें एक आइडिया देता है कि मान लीजिए अगर हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें तो जब भी वो आएगी घंटी रिंग करेगी और हम लोगों को पता लग जाएगा कि बिल्ली आ रही है और हम पहले ही छुप जाया करेंगे। ये आइडिया सभी चूहों को बहुत पसंद आया। अब सभी चूहों ने क्या सोचा कि इस आइडिया को अब हम प्रैक्टिकल करते हैं, रियल में करते हैं, बहुत अच्छा प्लान है। लेकिन बात आती है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कौन अपनी जान का रिस्क लेगा जो बिल्ली के पास जाएगा, उसके गले में घंटी बांधेगा और वापस भी आ जाएगा और बिल्ली उससे कुछ कहेगी भी नहीं? ये रिस्क लेगा कौन? तो इस वाली चीज़ का ही उदाहरण एक इडियम बन गया बेल द कैट, मतलब जोखिम उठाना, कि जोखिम उठाएगा कौन अपनी जान का। जिसका आपको एग्जाम में नीचे ऑप्शन मिल जाएगा टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, अपनी खुद की जान के जोखिम पर आपको पहला कदम आगे बढ़ाना है और कार्य को करना है। उसी को कहते हैं हम बेल द कैट। अब आप इसका हिंदी मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फिर चलते हैं अगले इडियम की तरफ। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने मियाँ मिट्ठू, जो हिंदी में कहावत है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब अपना ही ट्रम्प बजाना या अपने मियाँ मिट्ठू होना, मतलब अपनी ही खुद तारीफ़ करना कि मैं इतना स्मार्ट हूँ, मैं इतना बढ़िया हूँ, मैं काम को जल्दी समझ जाता हूँ, मेरी बातों से लोग प्रभावित होते हैं, मेरा वहाँ पर इतना रुतबा है। ऐसे कोई अपनी तारीफ़ कर रहा है तो हम हिंदी कहावत में क्या कहते हैं कि अरे ये तो अपने मियाँ मिट्ठू है, मतलब अपनी तारीफ़ें खुद करता रहता है, हम तो कुछ कहते ही नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे ऐसा है, मेरा पैसा ऐसा है, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब अपनी ही खुद की वो तारीफ करता रहता है, उसी कहते हैं अपने मियाँ मिट्ठू। तो इसे हम इंग्लिश की कहावत में कहते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब एक व्यक्ति है वो अपने ही ट्रम्प बजा रहा है, ऐसा समझ लीजिए आप थोड़ी देर को, अपने ही ट्रम्प बजा रहा है, मतलब अपने ही मुआ मिट्ठू है, मतलब अपनी ही तारीफें कर रहा है। तो इसे आप अगर एग्जाम में पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट ही याद आ जाएगा अरे ये तो हिंदी में ऐसी वाली कहावत का ऐसा इंग्लिश रूप है। तो दोनों को आप मिलाएंगे, आपको उसका करेक्ट आंसर बिल्कुल नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा। अब चलिए अगले इडियम की तरफ चलते हैं, गो टू द वाइंड। गो टू द वाइंड, अब आप इसे पढ़ेंगे कि गो टू द वाइंड मतलब हवा में चले जाना, हवा के लिए चले जाना। मतलब इसका क्या है? तो इसका होता है गो टू द वाइंड, जैसे हम कहते हैं ना अरे आप तो ईद का चांद हो गए, मतलब कभी दिन बाद मिले, गायब रहे इतने दिन तक, ऐसे इसका होता है गो टू द वाइंड, अरे आप तो गायब हो गए, डिसअपियर हो गए, लुप्त हो गए। इसका मतलब ये होता है गो टू द वाइंड, मतलब एकदम हवा में ही चले गए, दिखे ही नहीं कहीं पर, जैसे हवा नहीं दिखती है ऐसे ही हम कहते हैं आप गायब हो गए, गो टू द वाइंड। नीचे ऑप्शन मिल जाएगा एग्जाम में डिसअपियर होना, गायब होना। अब आप कहेंगे गो टू द वाइंड, आपको लगेगा अरे शायद बहुत तेज गति से चलने के बारे में बात हो रही है, आप उसमें ऑप्शन होंगे कि फास्ट रन, फास्ट रनिंग वगैरह, आप उस पर क्लिक कर दोगे, पर नहीं, आप उससे समझो कि हवा जैसे नहीं दिखती है ऐसे ही गायब हो जाना, मतलब गायब होना, तो डिसअपियर होना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में आए गो टू द वाइंड, आप उस पर लगा देंगे डिसअपियर होना, बहुत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले इडियम की तरफ, टू हैव समथिंग अप,
ऑन स्लीव्स मतलब कुछ छुपा हुआ होना, गुप्त योजना। जैसे हम एग्ज़ाम्स में जाते हैं वहाँ कैसे हमारे स्लिप्स को खुलवा लिया जाता है और इनमें चेक किया जाता है कि आपने यहाँ कुछ लिख तो नहीं रखा है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम्स में जाते हैं और चीटिंग करने के लिए अपनी स्लिप्स के यहाँ लिख लेते हैं। अब वो ऐसे करके कवर हो जाती है, तो बीच एग्ज़ाम में ऐसे ऊपर किया और यहाँ से अपना लिखना उसका आंसर शुरू हो जाता है। तो यही जो चीज़ थी उसी पर इंग्लिश में एक मुहावरा बना हुआ है। ईडियम आपको एग्ज़ाम में लिखा हुआ दिख जाएगा, टू हैव समथिंग अप ऑन स्लीव्स, मतलब हमारे स्लीव्स पर ही कुछ लिखा हुआ है। तो इसका हिंदी मतलब हो जाएगा गुप्त योजना। कोई योजना आपने गुप्त बना रखी है, छुपी हुई योजना, क्योंकि यहाँ आप अगर कुछ लिख के लेके जा रहे हो तो वो गुप्त ही हो गया, छुपा हुआ हो गया। तो इसका मतलब है गुप्त योजना। हैविंग अ सीक्रेट, आपको एग्जाम में नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा हैविंग अ सीक्रेट, वहीं आपको क्लिक कर देना है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए फिर चलते हैं हम हमारे अगले इडियम की तरफ। नेक्स्ट हो जाएगा क्राई फॉर द मून, मतलब चंद्रमा के लिए रोना। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऐसी इच्छाएं करना जो पूरी नहीं की जा सकती। मान लीजिए किसी के ऐसे डिज़ायर्स हैं, वो कह रहा है ये हो जाए वो हो जाए, और उन चीज़ों के लिए वो रो रहा है, अरे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। सामने वाला कहेगा अरे तो ऐसी चीज़ों की इच्छाएं कर रहा है जो पूरी भी नहीं हो सकती, तो उसे इंग्लिश में हम ईडियम के तौर पर कहेंगे क्राई फॉर द मून, मतलब ये तो चंद्रमा के लिए रो रहा है, ऐसा नहीं, ऐसी चीज़ों की इच्छाएं कर रहा है जो पूरी नहीं हो सकती, बेतुकी इच्छाएं, क्राई फॉर द मून। एग्जाम में आपको इसका नीचे आंसर मिल जाएगा, टू डिज़ायर द अनअटेनेबल, मतलब जिसको हम प्राप्त भी नहीं कर सकते वो चीज़ें, उनके लिए रोना, क्राई फॉर द मून। तो आज हमने कुछ ईडियम्स के हिंदी मतलब जाने, उन्हें हिंदी मुहावरों के द्वारा भी समझा, अगर हिंदी में उन्हें क्या कहते हैं और इंग्लिश में उन्हें क्या कहते हैं, दोनों के अंतर को हमने जाना, दोनों को समझा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियोस में और ईडियम्स के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।